नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं सितंबर का सर्वे। जी हां, किसने सोचा था कि चुनावों से 6 महीना पहले राहुल गांधी इस तरीके से ओबीसी करने लगेंगे। महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस और विपक्ष के तमाम दलों में नरेंद्र मोदी के बिल पर समर्थन देने के लिए ऐसा लगा कि मजबूरी है, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर बहस में ओबीसी को जाने क्यों डाल दिया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने महिलाओं को आरक्षण तो दिया, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी स्पेशल सेशन बुलाकर भारत और इंडिया पर बहस करवाना चाहते थे, लेकिन उसमें रिस्क देखकर प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए। बहरहाल महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया, मगर राहुल गांधी ओबीसी को पकड़कर बैठ गए हैं। अब क्या यह नैरेटिव नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जाएगा, उनके खिलाफ जाएगा? क्या 50% महिला वोट के लिए मोदी ने देश का दूसरा 50% यानी पिछड़ा वोट दांव पर लगा दिया है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सितंबर का सर्वे क्या कहता है। यह सर्वे पिछले 24 घंटों में किया गया है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कंक्लूड होने के बाद, खत्म होने के बाद आखिरी दिन तक चला। 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे का डेटा अभी भी आ रहा है और थोड़ी देर में हम आपको इस सर्वे का पहला रिजल्ट भी दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले इस वक्त देश की सियासत में क्या कुछ हो रहा है आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में है। आज वाराणसी में भी उन्होंने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन नाम का एक कार्यक्रम किया है, जहां महिलाएं जो हैं उनका अभिनंदन कर रही हैं और वो महिलाओं के बीच में मौजूद हैं और महिला आरक्षण बिल वो कैसे लेकर के आए, इसके लिए कैसे उन्होंने माहौल तैयार किया और कैसे देश की आधी आबादी को उसका अधिकार देने के लिए उनकी सरकार ने ये प्रयास किया, इसके बारे में वो बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त सम्मान और अभिनंदन दिल्ली में भी हुआ था। जब ये बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो पहली बार अपनी पार्टी के दफ्तर में गए और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार वो इतनी तैयारी करके ये बिल लेकर आए थे कि कोई भी दल, कोई भी सांसद, कोई भी नेता इसकी राह में कोई अड़ंगा न डाल सके। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी बिल्कुल अलग पिच पर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने अब ओबीसी कार्ड खेलने का सोच लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ये जानकर ही रहूंगा कि देश में आखिर ओबीसी की आबादी कितनी है। जाहिर है उन्हें वो भी जानते हैं कि 2014-2019 में ओबीसी वर्ग ने नरेंद्र मोदी का जबरदस्त साथ दिया था और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को अपदस्थ करना चाहते हैं अगले चुनाव में, तो वो ओबीसी वोट हासिल किए बगैर मुमकिन नहीं है। तो देखिए राहुल गांधी आज क्या कह रहे हैं। हमने बिल का सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं, मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं। सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। तो महिला आरक्षण के विरोध में तो कोई नेता नहीं बोल सकता, क्योंकि आज देश में वो माहौल नहीं है। तो वो राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन और तमाम घटक दल हो, हर किसी ने साथ भी दिया पार्लियामेंट में, लेकिन आपने देखा हर किसी ने इस बात का जिक्र किया, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या और, कि ओबीसी आरक्षण आखिर नरेंद्र मोदी ने इसमें क्यों नहीं दिया। यह कोई आपको नहीं बताएगा कि अभी तक जितनी बार भी महिला आरक्षण बिल इससे पहले पार्लियामेंट में लाया गया, उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान किसी ने नहीं किया था, किसी पार्टी ने नहीं किया था। बहरहाल ये राजनीति है और हम चुनाव से चंद महीना दूर बैठे हैं, तो इसलिए इस वक्त हर तीर जो है वो चलाया जाएगा। मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं भावेश झा सीएनएक्स से, जिन्होंने सर्वे किया है। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, स्वागत आपका स्टूडियो में। और 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी का बहुत
स्वागत है। और समीर चौगांकर साहब, समीर साहब बहुत स्वागत है आपका भी। तो पहले एक बार आपको जरा जल्दी से इस सर्वे के बारे में कुछ और बातें हम बता दें भावेश के साथ, फिर हम बात शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया इंडिया अलायंस बना, उसके बाद का सर्वे, विशेष सत्र हुआ जिसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसके बाद का ये सर्वे है। अभी तक भी सीएनएक्स की टीम जो है वो काम कर रही है अपना, और डेटा जो है वो पूरा कंपाइल किया जा रहा है। महिला आरक्षण जब कानून बन गया उसके बाद, विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री ने लॉन्च की, उसके बाद भारत इंडिया का जो भी विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई वो उसका भी जो भी नतीजा रहा लोगों के मन पर, इस सर्वे में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो सनातन धर्म को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, डेंगू, मलेरिया, एड्स, इस सब से तुलना करना, सनातन को हटाने की बात करने वाले, खत्म करने की बात करने वाले नेताओं के जो बयान आए, उसका भी आपको कुछ ना कुछ रुझान इस सर्वे के अंदर दिखाई देगा। तो जल्दी से भावेश से एक बार हम समझ लें। देखिए, लोगों को मन में ये सवाल एक ही होगा कि इतनी जल्दी हम सर्वे कैसे दिखा पा रहे हैं, अभी तो 1.5 दिन पहले तो खत्म हुआ है पार्लियामेंट में सत्र। देखिए, अब हाई टेक्नोलॉजी चल रहा है, एक दिन में हम 50,000 सैंपल भी कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है कि इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं। एग्जिट पोल आता है, जब लोकसभा का आता है तो एक दिन हम 1 लाख सर्वे करते हैं, 1 लाख सैंपल का करते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि अभी क्या ये इशू जो अभी ओबीसी महिला को लेके जो राजनीति किया जा रहा है, वो अभी हमें दिखाना चाहिए कि अभी का माहौल क्या है, लोग क्या सोचते हैं। अभी हम 1 हफ्ते बाद दिखाएंगे, 1 हफ्ते बाद सर्वे करेंगे, तो शायद उस तरह का सर्वे का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमने ये इसी परफेक्ट समय चुना कि आज ही दिखाएंगे। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लोगों के मन पर उसका क्या असर पड़ा, खासकर महिलाओं पर, वो हमें इस सर्वे में दिखाई देगा। और जितने नेता राहुल गांधी समेत ओबीसी जनगणना की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, फिर वो फैक्टर भी दिखाई देगा। यस, वो फैक्टर होगा। दूसरी जो सनातन धर्म को लेके या फिर मुस्लिम धर्म को लेके भी कुछ कमेंट आए बीजेपी नेताओं की तरफ से, तो वो सारे इश्यूज को कल रमेश बिधूड़ी का जो बयान कल से जो वायरल चल रहा है, एग्जैक्टली, तो वो सवाल भी आपने पूछा है। यस, वो सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये सर्वे किया गया। स्नैप पोल है, इसको हमने बहुत जल्दी किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरे देश में 543 लोकसभा सीट है, लेकिन हमने इसको 84 लोकसभा में ही किया है, तो बहुत जल्दी किया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा हम दूर तो नहीं जा पाए, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा डेटा, और मेरे ख्याल से लोगों को विश्वसनीय डेटा देखने में ठीक। तो हम जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपके सामने जो इंडिया टीवी सीएनएक्स की टीम ने पहला सवाल पूछा हमारे रिस्पोंडेंट से, वो आपके सामने में रखने जा रहा हूं। पहला प्रश्न था कि ओबीसी समुदाय आखिर किसको वोट करेगा। जाहिर आपने ये सवाल जब पूछा तो इसके अंदर आप ओबीसी वर्ग के रिस्पोंडेंट्स के पास ही गए, उनसे ही आपने ये सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जितने भी ओबीसी जातियां हैं, चाहे यूपी बिहार में, हालांकि देखिए एक कंफ्यूजन जरूर है, जो केंद्र की जो ओबीसी लिस्ट है वो अलग है, और अलग अलग राज्यों की जो ओबीसी लिस्ट है वो अलग है। हमने इस दोनों को कंपाइल करने की कोशिश किया। जैसे अब जाटों को देख ली तो जाट कहीं जगह ओबीसी में, कहीं जगह नहीं है, इसको लेकर बहुत राजनीति भी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुई है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने राज्यों का जो ओबीसी लिस्ट है उसको फॉलो किया है, क्योंकि हम लगभग उन राज्यों में जहाँ पे ओबीसी राजनीति हावी है उसको जरूर कवर करने की कोशिश। तो देखिए जो डेटा है वो क्या बता रहा है। सवाल बड़ा सीधा सा था, ओबीसी अगर इस वक्त चुनाव हो तो किसको वोट करेगा देश का ओबीसी मतदाता। उसके सामने ऑप्शंस थे इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस या फिर किसी और को। एनडीए अलायंस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने वालों की तादाद इस सर्वे में 56.37% है, यानी लगभग 56.5% ओबीसी वोटर्स ये मानते हैं कि उनका वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए को जाएगा। इसके अलावा सामने आप देखें इंडिया अलायंस को तो 30.52%, 30.5%। आप गैप देखिए ये कितना है, लगभग 26% का गैप है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में ओबीसी वोट को लेकर, जिसको लेकर इतना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले चुनावों में जो अभी हाल फिलहाल में जो कर्नाटक के चुनाव हुए वहां से आप देखिए तो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तमाम लोगों ने की। सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जाती। इसके अलावा इंडिया अलायंस के सारे दलों ने जो अपने रेजोल्यूशन पास किए उसमें यह मांग की कि जल्द से जल्द जातिवार जनगणना होनी चाहिए। बिहार के अंदर वो जातिवार जनगणना हो भी गई है, तो इस ऐसा नहीं है कि देश भर में उसको लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता नहीं है। सब लोग समझते हैं कि जाति जनगणना कराने की मांग कहां से उठ रही है, कौन इसके पक्ष में है, कौन इस पर थोड़े हाथ पीछे खींचना चाहता है। लेकिन आप जवाब देख रहे हैं जो हमारे सर्वे में जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, 56.37% ओबीसी वोटर का मन जो है वो एनडीए की तरफ हमें झुकता हुआ दिखाई देता है। 30.52% हमारे इस सर्वे के दौरान
ओबीसी समुदाय में जिन लोगों से सवाल पूछा गया वो इंडिया गठबंधन की ओर थोड़ा झुकाव रखते हुए हमें दिखाई दिए। एक आपको जल्दी से आंकड़ा 2019 का दे दूं, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जहां 303 सीटें मिली थी और 37% वोट आया था, मैं केवल बीजेपी की बात कर रहा हूं, एनडीए की नहीं, उस वक्त 44% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था। अगर आप इसको एनडीए कहेंगे तो ये 44% से फिर काफी ज्यादा होगा। तो 44% ओबीसी वोट बीजेपी को 2019 में मिला था। एनडीए की अगर आप बात करें तो इस वक्त का स्नैप पोल बता रहा है 56.5% ओबीसी वोट एनडीए को मिल सकता है। देवेंद्र, क्या बता रहा है ये हमें? विपक्ष का सारा नैरेटिव ओबीसी वोट को लेकर के कहीं घर नहीं जा रहा, किसी के उसका स्ट्राइक रेट कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। और सौरभ देखें, आप तो विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, राहुल गांधी जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सेक्रेटरीज का जो उन्होंने उदाहरण दिया कि कितने सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, तो उस तर्क के आधार पर भी देखें तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है वो ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस जाति विशेष का जो व्यक्ति होगा वो उसकी परवाह करेगा, वो उसके लिए काम करेगा। ऐसे में ओबीसी कम्युनिटी को ये कैसे नहीं समझ में आएगा कि अगर उनकी कम्युनिटी का व्यक्ति पहली बार देश का प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी के चलते, कांग्रेस के चलते नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, तो ऐसे में उनके सिंपैथाइजर ओबीसी कैसे नहीं हो सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और इस तर्क में महिला आरक्षण में जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, अभी तक उसका कोई करंट वैसा नज़र नहीं आ रहा है कि एक बड़ी चिंता की बात हो जाए बीजेपी के लिए। और महिलाओं के लिहाज से आप देखें तो एकदम से पैन इंडिया जो एक सेंटीमेंट रहता है कि महिलाओं को मिलना चाहिए, उसमें जातिगत विभेद अभी तक बहुत समझ में नहीं आ रहा है और बीजेपी भी इस बात को लेकर बहुत निश्चिंत है। जी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ओबीसी वोट का इतना शोर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो शोर है जो जितना भी करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से है वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ओबीसी का शोर निश्चित तौर पर इस देश में बड़ा प्रभावी है, बहुत आवाज करता है, और अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है जो पिछड़ी जातियों से आती है तो वो निश्चित तौर पर प्रभावी होगी। लेकिन थोड़ा सा समय बदल गया है, ये 90 का दौर नहीं है, ये मंडल कमंडल का दौर नहीं है। अब आप जैसे देखिए तो कोई कहता है कि हिंदुत्व की राजनीति है, राम मंदिर वोट देगा कि नहीं देगा, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आज क्या उस तरह से वो वाला हिंदू वोट आता है क्या? नहीं आता है। यही इन जातियों के साथ हुआ है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें बाकायदा दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो करीब करीब 3 दशक से वही जातियां सत्ता में हैं। आप ये सुनने कहने में शायद किसी को आप ऐसे बताइए तो समझ में नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अगर एक जाति के तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं, वहां एनडी तिवारी के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। और अगर आप उसके आगे देखें तो लगातार आप देखिए तो मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, ये सब के सब पिछड़ी जाति के या दलित नेता रहे। अब सवाल यह है कि इन्होंने किया क्या। जब इन्होंने किया क्या का सवाल आता है तब समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी की ये कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती। जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है, जो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती है, तो वो सबसे पहले ओबीसी मुख्यमंत्री बनाती है। आज तक देश में जितने मुख्यमंत्री बने हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए। जब कांग्रेस के जिम्मे आता है तो उसको सवर्ण मुख्यमंत्रियों के अलावा कोई सूझता नहीं। दूसरी जो बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को ओबीसी के साथ मुसलमान जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आरक्षण की बात होगी तो धार्मिक आधार पर नहीं होगी। यह भी एक वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से राहुल गांधी या उनके साथ जो लोग हैं उनके एक तरह से कहें कि हिट विकेट जैसा करते हुए दिखते हैं, क्योंकि बड़ा वर्ग है पिछड़ी जातियों का जो सत्ता में है, लाभ में है भारतीय जनता पार्टी में। चूंकि इस बार सारी चर्चा इस ओबीसी वोट की जो है वो महिला आरक्षण के नाम पर की जा रही है, तो हमारे इस सर्वे के अंदर ये भी हमने देखा कि जानने की कोशिश की कि ओबीसी समुदाय में से पुरुषों और महिलाएं का जो अनुपात है वो किस प्रपोर्शन में जो है वोट करना चाहते हैं, एनडीए के लिए, इंडिया के लिए, किसी और के लिए। मतलब ओबीसी महिलाएं जो हैं वो एनडीए की तरफ किस अनुपात में जाती हुई दिखाई देती हैं और इंडिया अलायंस के लिए कितना। तो अब ये पुरुषों का जो डेटा है वो आपके सामने है। 56% ओबीसी पुरुष वो एनडीए की ओर रुझान रखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के लिए 31% ओबीसी पुरुषों का रुझान दिखाई दिया और 13% अन्य को वोट देने की बात कहते हुए दिखाई दिया। अगर आप ओबीसी महिलाओं के बीच इस सवाल का जवाब देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। 57% महिलाएं ओबीसी समुदाय से वो चाहती हैं कि उनका वोट इस बार एनडीए को जाए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाए, और 30%
वोट ओबीसी महिलाओं का इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ हमें दिखाई देता है, 13% अन्य को। तो यहां भी आप देखिए तो गैप जो है पुरुष और महिलाओं के अंदर वो आपको 1% का गैप दिखाई देगा, यानी 1% ओबीसी महिला ज्यादा वोट करती हैं पुरुषों की बनिस्बत रुझान में हमें दिखाई देता है एनडीए की ओर। तो ये बड़ा क्लियर कट इस सर्वे का जो है संकेत है कि चाहे आप ओबीसी की बात करें पुरुषों में या महिलाओं में, दोनों में ही, और महिलाओं में तो कुछ हद तक ज्यादा रुझान आपको दिखाई देगा ओबीसी वर्ग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए गठबंधन को लेकर के। राहुल गांधी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि राहुल गांधी ने बात करनी शुरू की हो ओबीसी की या जातिगत जनगणना की, ये आफ्टर थॉट जैसा उनकी बातों में नजर आता है। मुझे जितना याद है कर्नाटक के इलेक्शन में पहली बार उन्होंने बात शुरू की थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किसी ने उनको ये बात कही कि भाई अब ये मुद्दा जो है चलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राहुल गांधी जी को जिन लोगों ने ये बताया था कि कर्नाटक के चुनावों में ये मुद्दा चलाना चाहिए, उन्हें नहीं पता था शायद कि सिद्धारमैया साहब ने पहले जातिगत जनगणना की बात की थी और करवाया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया था। और फिर जब ये सरकार आ गई उसके बाद भी उसको नहीं किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसके बहुत सारे पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो कर्नाटक में ये हुआ नहीं। राहुल गांधी जी को शायद पहले नहीं पता था, अब तो उन्होंने उसको साफ कर लिया कि 2010 में जब 2011 में 10-11 में सेंसस हुई थी तो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, और उस वक्त भी जो डाटा लिया गया था उसमें जातिगत आधार पर भी वो लिया गया था, डाटा लिया गया था, लेकिन उसको यूपीए सरकार ने 4 साल तक रहने के बाद भी लागू नहीं किया था और पब्लिश भी नहीं किया था, सार्वजनिक भी नहीं किया था। उसके लिए अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं गलती मानता हूँ इसको, उनको शायद उसकी पहले जानकारी नहीं थी। वो बात आपका जो सर्वे कह रहा है वो क्या बता रहा है? वो सर्वे ये बता रहा है कि क्रेडेंशियल्स क्या है, क्रेडिबिलिटी किसकी है। ये साफ है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया। इसकी मांग बहुत सारे लोगों ने की, एनडीए के भी कुछ घटक दल थे, उन्होंने भी बात की, और ओबीसी का भी हो, उसमें कोई बुराई भी बात नहीं है। लेकिन जो ओबीसी समाज है वो जो मौजूदा सरकार है उसमें ये भरोसा जता रहा है कि भले ही उनको आरक्षण नहीं दिया गया लेकिन उनकी चिंता ये सरकार कर रही है। और ख़ासतौर से जब ताज़ा बात करें महिला आरक्षण को लेकर तो 1% महिलाएं ओबीसी की, जो भावेश का सर्वे है, भावेश के सर्वे पे मैं बहुत क्रेडेंशियल्स मानता हूं कि वो बहुत क्रेडिबल वो करते हैं, कोई एजेंडा लेकर सर्वे नहीं करते, तो उसमें 1% और ज़्यादा महिलाएं दे रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब ओबीसी की ज़रूरत पर ओबीसी महिलाओं ने आपको रिजेक्ट कर दिया। यही तो चिंता होगी ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी की चिंता क्या होगी कि आपको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यदि ओबीसी वोट को देखें, आपने 2019 का आंकड़ा दिखाया 44% वोट का, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को 22% ओबीसी वोट मिला था, 22%, और 2019 में यानी 10 साल बाद वो 44% हो गया, डबल हो गया। बिल्कुल। और आज जो आपका सर्वे दिखा रहा है वो 56% दे रहा है ओबीसी वोट। जी हाँ, ठीक है, और महिलाएं 57 दे रही हैं। यदि 2019 का वोटर भी देखें तो 67.2% महिला वोट था, 67 से कुछ कम, मतलब पुरुषों ने उससे कम वोट दिया था, और महिला का वोट भी बीजेपी को 36% मिला था। ये आंकड़ा आपको हैरान करता है? 2014 में 22% ओबीसी वोट, 19 में आके 44% हो गया, और आज का सर्वे ये बता रहा है हमको 56% ओवरऑल ओबीसी। नहीं, वो हैरान नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे अमित शाह जी ने अभी पार्लियामेंट में जब डिबेट हो रही थी तो उन्होंने बहुत साफ तरीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कि आज उनके 85 सांसद ओबीसी हैं, 350 से ज़्यादा एमएलए, 1300 में से 365 एमएलए ओबीसी हैं, 60 से ज़्यादा एमएलसीज हैं, और 29 ओबीसी मंत्री हैं। तो मतलब सरकार अपने काम पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री जो हैं वो ओबीसी बनाए गए हैं, गवर्नर्स ओबीसी बनाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि बिना आरक्षण के भी वो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन अपने संगठन में, अपनी सरकारों में दे रही है, और ये भरोसा उस समाज को दिखाई देता है जी। तो वो उस बात को रिजेक्ट करता है कि केवल आरक्षण देने से होगा कि नहीं होगा, आरक्षण की मांग से नहीं होगा। जैसे त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया कि आप आरक्षण की मांग तो करते रहे, लेकिन आपने कितना प्रतिनिधित्व उसको दिया है उस समाज को, वो नहीं। और मेरी और आपकी बात नहीं है, ये आपका सर्वे बता रहा है कि ओबीसी समाज को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये तो बिल्कुल ताज़ा है ना, अभी तो जख्म कह लीजिए या खुशी कह लीजिए, दोनों ताज़ा है। उस समय लोगों ने, ओबीसी महिलाओं ने आपको सपोर्ट किया। तो ये नरेंद्र मोदी का या महिला आरक्षण बिल पर इस बात की जिद को कि ओबीसी आरक्षण होना ही चाहिए था और इससे ओबीसी का नुकसान हो रहा है, उस बात को खारिज करता है।
नहीं, अगर कोई विपक्ष का नेता या कोई पार्टी ये सर्वे देखेगी तो उनको तो बड़ा झटका लगेगा। भाई, इतना माहौल बनाने के बाद, जातिगत जनगणना के लिए इतना शोर मचाने के बाद, सर्वे ये कहता है कि 2019 के चुनाव नतीजों के तुलना में आज की परिस्थिति में 12% ज्यादा ओबीसी वोट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी। सौरभ जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझिए। देखिए, दरअसल लोग क्लासिफिकेशन वो गड़बड़ कर देते हैं। जातियों को आप जिस तरह से देखते हैं, जब आप अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं तो वहां आप समाज में दबे कुचले हैं, और इसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए और अपना व्यवहार जीवन में सुधारना चाहिए कि जाति के आधार पर किसी पर टिप्पणी न करें। लेकिन वो टिप्पणी अनुसूचित जाति जनजाति पर होती रही है। वो छुआछूत, भेदभाव, किसी तरह से किनारे कर देना, समाज में एक नीचे रखने की कोशिश पिछड़ी जातियों में नहीं होती रही। आप पिछड़ी जातियों में जो जातियां आती हैं, वो हो सकता है कि आरक्षण का लाभ जिसको मिले वो लेना ही चाहेगा, कई जातियां चाह रही, लेकिन क्या सवर्णों से इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर में ओबीसी जातियां बहुत पीछे हैं? तो आप देखेंगे कि देश के कई राज्यों में तो जो ओबीसी आने वाली जातियां हैं वो ज्यादा संपन्न हैं, प्रभावी हैं, और एक खेतीहर समाज रहा है। इसके पास खेत रहा है, इसके पास पशु रहे हैं, इसके पास कारोबार रहा है। तो जब हम इनकी तुलना उससे करते हैं, और इसीलिए जब भारत की संविधान सभा बैठी थी तो वो बड़ी स्पष्ट थी। उसने कहा हमें किसकी हैंड होल्डिंग करनी है? जो SC ST हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। अब पता नहीं आज के नेता ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ओबीसी की जो आप राजनीति कर रहे हो, ओबीसी सत्ता में बैठा है। भाई, वो बात आप सही उसको भी, गलत आपकी तरीके बात से देख सही रहे हैं। है, लेकिन फिर भी ये बात आकर्षण तो पैदा करती है ना कि आपके लिए इतना बड़ा, इतने सारे राजनीतिक दल ओबीसी की बात करते हो, फिर वो बात आगे बढ़कर कोटा में जाएगी, रिजर्वेशन के लिए और रिजर्वेशन की मांग पर बढ़ेगी, तो किसी को भी वो आकर्षित लुभाने वाली बात तो है, लेकिन वो लुभा नहीं पा रही। सौरभ, इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम हम बार बार जोड़ते हैं। जब भी आरक्षण की बात होती है, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन संविधान सभा की जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी इस पर डिबेट हुई है बड़ी, ओबीसी को लेकर भी हुई और SC ST को लेकर भी हुई, और तब भी ये बात खारिज कर दी गई कि केवल जो डिप्रेस्ड हमारी सोसाइटी है वो SC ST की सोसाइटी है, और इसलिए उस समय भी तो दे सकते थे आरक्षण, तो उस समय भी नहीं हुआ। तो कम से कम डॉक्टर अंबेडकर का नाम इससे ना जोड़े, बाकी जो करना है वो ठीक है। देखिए, अभी तो हम लोग केवल अभी की बात हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष का जो भी रेनबो अलायंस है, कोएलिशन है, इंडिया गठबंधन, उसका सारा जोर इस वक्त जाति जनगणना पर है, कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर है, ओबीसी वोट तक कैसे पहुंचा जाए उस पर है। लेकिन ये सर्वे कहता है कि उसकी सारी कोशिशों का नतीजा अभी तो उसको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। अभी 2019 से लेकर आज 2023 तक नरेंद्र मोदी की सरकार में जो कुछ भी काम हुआ हो, या नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से जो भी कुछ ओबीसी समुदाय के लिए कहा या किया, 12% वोट 2019 की तुलना में ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देता है एनडीए को। समीर जी, बिल्कुल, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं इसमें सरोज जी। 12 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली आए थे, और वहां पर उन्होंने जातिगत आरक्षण की मांग की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नीतिगत कारणों से 2021 में जाति को जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन प्रधानमंत्री ने हंसते हुए नीतीश कुमार से यह भी कहा था कि करने के लिए जाति के लिए बहुत है, सिर्फ जनगणना ही नहीं है, जमीनी स्तर पर बहुत किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि ओबीसी की बात करके कि महिला आरक्षण में ओबीसी को जगह नहीं दी गई, जाति जनगणना में ओबीसी की सरकार नहीं करवा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी जनता के लिए जमीनी स्तर पर जिस व्यक्ति ने किया, जनता का, ओबीसी जनता का समर्थन उसके साथ है। आप देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने, उन्होंने जब भाजपा मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई तो सभी मुख्यमंत्री से कहा कि आप अपने यहाँ ओबीसी वोट को, लोगों को ध्यान में रखिए, उनके उत्थान के लिए उनकी योजना तैयार कीजिए। उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, तो देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार मिलने आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि महाराष्ट्र में ओबीसी को आप ध्यान में रखिए, उनके लिए योजना बनाना। खट्टर के लिए भी कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का लगातार इस बात पर ध्यान था कि ओबीसी के लिए हम जितने जमीनी स्तर पर काम करेंगे, जितना उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उतना यह वर्ग आगे आएगा और हमसे जुड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जो सर्वे बता रहा है वो एकदम उसी दिशा में है कि प्रधानमंत्री ने लगातार 2014 से लेकर अभी 2023 तक ओबीसी वर्ग के लिए जितनी योजनाएं उनके उपलब्ध, उनके जितना काम किया है, वही कारण रहा है कि विपक्ष गठबंधन के ओबीसी जाति की जनगणना की मांग करने के बाद भी वोटर आज भी मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, बढ़ रहा है इनफैक्ट, और अच्छी खासी तादाद में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो हमने आपको बताया इंडिया टीवी CNX का पोल,
ओबीसी समुदाय का रुझान इस वक्त किस ओर जाता हुआ दिखाई देता है? नरेंद्र मोदी के नाम पर ओबीसी समुदाय और एक पुश बढ़कर वोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज चुनाव हो जाए तो हमने आपको ओबीसी वर्ग के अंदर महिलाओं का खास तौर पर बढ़ता हुआ रुझान उसके बारे में भी बताया। खास तौर पर दो राज्य जहां बीजेपी को बंपर कामयाबी 2019 में मिली थी, यूपी और बिहार, जहां पर आप जाति की पॉलिटिक्स कह लीजिए या इस वक्त जातिगत जनगणना का शोर सबसे ज्यादा मचाया जा रहा है, वहां के उन राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं? उन राज्यों की ओबीसी जातियों का सर्वे आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का ये सबसे ताजा सर्वे स्नैप पोल। विशेष सत्र खत्म होने के बाद, महिला आरक्षण का कानून बनने के बाद और इसके अलावा ओबीसी को लेकर के जितना शोर इस वक्त देश भर में है, राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी इस सर्वे में सवाल था। हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया कि ओबीसी समुदाय में इस वक्त नरेंद्र मोदी कितने लोगों को पसंद है, महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग इंडिया और एनडीए को लेकर के क्या राय है। एक सवाल यहां पर ऑडियंस में हमारे बीच से हमारे मेहमानों के लिए पूछिए। मेरा नाम जानवी है। मेरा ये सवाल है कि इस बिल के पास होने से हर वर्ग की महिला को कैसे इक्वल पार्टिसिपेशन मिल सकता है? कोई भी जवाब दे सकता है आप में से इसका। विजय जी जवाब दे दें। जी, इस बिल में 33% रिजर्वेशन पूरी सभी महिलाओं को दिया गया, उसमें कोई खास स्पेसिफिक नहीं किया गया, तो हर वर्ग की महिला उसमें आ सकती है। इसको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अभी सब जो लोग हैं इसके बिल के विरोध में जो लोग बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि सो कॉल्ड परकटी महिलाएं, नेताओं की बीवियां, ऑफिसर्स की बीवियां आएंगी, तो वो ज़माना बदल गया। जब ये 96 में बिल आया था ना, तब थोड़ी बात इस हद तक थी। अभी क्या हो रहा है कि पिछले 20 साल में, 25 साल में हमारा जो पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिकाओं का चुनाव है, लोकल बॉडीज़ का चुनाव है, उसमें 15 लाख, समझते हैं आप नंबर, 15 लाख महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, लीड कर रही हैं। और वो महिलाओं ने एक नई नेतृत्व की पीढ़ी तैयार की है। जब ये रिजर्वेशन होगा तो उन्हीं महिलाओं में से पार्टीज़ को अपना रिप्रेजेंटेशन चुनना पड़ेगा, अपने नेता चुनने पड़ेंगे जो विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, और उसमें उन सभी जातियों का, सभी हिस्सों का समावेश होगा। इसलिए ये कहना कि केवल अफसरों की बीवियाँ, नेताओं की बीवियाँ केवल वो आएंगी, और वो यदि ये तर्क है तो फिर तो अभी ये वाला भी चुनाव बंद कर देना चाहिए। यहाँ भी अभी डिनेस्टी चल रही है बहुत सारी। जी बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।